हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश राजौरिया। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोलेनॉइड। देखिए, हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करते हैं तो उसकी एक्सिस के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उस लूप के सेंटर पे मैक्सिमम होती है और जैसे जैसे हम एक्सिस के अलोंग लूप के सेंटर से दूर होते जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। यानी कि सर्कुलर करंट लूप की वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर हम किसी भी जगह पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं। उस डिवाइस का नाम है सोलेनॉइड। तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये सोलेनॉइड होता कैसा है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर हम एक सिलेंड्रिकल होलो पाइप के ऊपर एक इंसुलेटिंग कॉपर वायर को एक स्प्रिंग या हेलिक्स के जैसे लपेट दें तो उससे जो स्ट्रक्चर बनती है उसे ही हम सोलेनॉइड कहते हैं। इस सोलेनॉइड के अंदर इंसुलेटिंग कॉपर वायर के बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं और जब इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो किया जाता है तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इस सोलेनॉइड की एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म बना रहता है या कांस्टेंट होता है। इस सोलेनॉइड में करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। अगर हम राइट हैंड फिंगर्स को इस सोलेनॉइड में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन में घुमाएं तो जो राइट हैंड थंब होगा वो इस सोलेनॉइड की एक्सिस के अलोंग प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। इस सोलेनॉइड की जो लेंथ होती है वो इसके डायामीटर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसे कई बार इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड भी कह देते हैं। तो अब हम इस सोलेनॉइड के अंदर और बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सोलेनॉइड के बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो चलिए यहाँ पे हम एक बार एज्यूम कर लेते हैं कि इस सोलेनॉइड में फ्लो होने वाले करंट को हम देख सकते हैं। अब अगर मैं इस सोलेनॉइड को इस पेपर वाले प्लेन में बीच में से कट कर दूं और आगे वाले पार्ट को हटा दूं तो आपको इस सोलेनॉइड के ये जो कटे हुए वायर्स दिखेंगे, इनमें से जो ऊपर वाले वायर्स आपको दिख रहे होंगे इनमें करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा और जो नीचे वाले वायर्स आपको दिखेंगे इनमें करंट घूम के इनवर्ट जाता हुआ दिखेगा। चलिए हम इसको एक अलग डायग्राम से समझते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जब हमने सोलेनॉइड को बीच में से कट किया है तो उसमें जो ऊपर वाले वायर्स हैं उनमें करंट आपको आउटवर्ड आता हुआ दिखेगा जिसे हमने डॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, और जो नीचे वाले वायर्स होंगे उनमें करंट घूम के इनवर्ट जाता हुआ दिखेगा। अब हम इन वायर्स में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर हम इस फर्स्ट वायर में देखें तो करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम राइट हैंड थंब को आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। तो वायर के अराउंड जो राइट हैंड फिंगर्स हैं वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल हो जाने वाली हैं। यानी इस वायर में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस वायर के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इसी तरीके से ऊपर वाले हर एक वायर में जो करंट की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है और इसकी वजह से हर एक वायर में करंट की वजह से इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जैसा कि हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से नीचे वाले जितने भी वायर्स होंगे इनमें करंट की डायरेक्शन इनवर्ड होगी और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इन वायर्स में करंट की वजह से इनके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब अगर हम इन वायर्स में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो पास पास वाले वायर्स में जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा। इसकी वजह से इस सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इसी तरीके से हम ऊपर वाले वायर्स के लिए भी देख सकते हैं कि पास पास वाले किन्हीं भी दो वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे। तो सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो जीरो रहेगा, यानी सोलेनॉइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन इस सोलेनॉइड के अंदर हर एक जो सर्कुलर लूप है उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा और इसकी वजह से ऐड होता जाएगा, जिसकी वजह से हमको सोलेनॉइड के अंदर इसकी एक्सिस के अलोंग तो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है लेकिन इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा जीरो होती है और उसकी एक्सिस के अलोंग अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी सोलेनॉइड के अंदर उसकी एक्सिस के अलोंग जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हमने एक सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट किया है।
इस सोलेनोइड को हमने इस पेपर वाले प्लेन के अंदर बीच में से कट किया हुआ है। उसकी वजह से ऊपर आपको जितने भी वायर्स कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, इनमें आपको करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड दिखाई देगी, जिसे हमने डॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। और नीचे आपको जितने भी वायर कटे हुए दिखेंगे, इनमें करंट घूम के इनवर्ट जा रहा होगा, जिसे हमने क्रॉस के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे इस सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सोलेनोइड के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो स्मॉल एन है, यानी कि सोलेनोइड की यूनिट लेंथ या 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है स्मॉल एन। साथ ही मान लेते हैं कि सोलेनोइड के अंदर फ्लो होने वाला करंट है आई। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करने के लिए आपको एक क्लोज एम्पीरियन लूप कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो पी क्यू आर एस है, ये एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप है, जिसकी ये वाली जो साइड है पी क्यू, ये इस सोलेनोइड की एक्सिस के अलोंग है। यहाँ पे करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो राइट एंड थंब रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर हम इस एम्पीरियन लूप के ऊपर पी से क्यू की डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारे चलने की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो इस एम्पीरियन लूप के इस पी से क्यू वाले पोर्शन के लिए अगर हम इस पर एक छोटा सा एलिमेंट डीएल कंसिडर कर लें तो उस डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी, इसलिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। लेकिन अगर हम क्यू से आर की डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारे चलने की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब इसके लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहने वाली है। अगर हम इस रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप के आर एस वाले पोर्शन के लिए देखें तो हमारे चलने की जो डायरेक्शन है वो आर से एस की तरफ होगी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके लिए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। साथ ही हम यहाँ पे जानते हैं कि सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट 0 होता है। इसी तरीके से अगर हम इस लूप के एस से पी वाले पोर्शन के लिए देखें तो हमारे चलने की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, और इसकी वजह से थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री रहेगी। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि सोलेनोइड के ऊपर ये जो हमने एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप कंसिडर किया है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। हम जानते हैं कि सोलेनोइड के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो है स्मॉल एन। तो यहाँ पे अगर हम इस रेक्टेंगुलर लूप की ये वाली साइड एल कंसिडर कर लें तो इस एल लेंथ के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो होंगे एन इंटू एल। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस एम्पीरियन लूप के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे वो एन इंटू एल होंगे, जिनमें हर एक टर्न के अंदर फ्लो होने वाला करंट आई होगा। अब हम एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करेंगे। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम एम्पीरियन लूप पी क्यू आर एस के लिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करें तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फॉर लूप पी क्यू आर एस। जब हम यहाँ पे वेक्टर बी और डी एल के डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा बी डी एल कॉस थीटा, और जो थीटा की वैल्यू है वो इस लूप के अलग अलग पोर्शन के लिए अलग अलग है। इसलिए हम इस रेक्टेंगुलर लूप की 4 साइड्स के लिए इस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल को अलग अलग पार्ट्स में लिखेंगे। हमको लिखना होगा इंटीग्रेशन पी टू क्यू बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन क्यू टू आर बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन आर टू एस बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन एस टू पी बी डॉट डी एल। और अब जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो P से Q वाले पोर्शन के लिए हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री होती है, इसलिए इसको लिखा जाएगा इंटीग्रेशन P टू Q बी डी एल कोस 0 डिग्री। Q से R वाले पोर्शन के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इसलिए इसे लिखा जाएगा इंटीग्रेशन Q टू R बी डी एल कोस 90। इसी तरीके से हम लूप के आर एस पोर्शन के लिए देखते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये इस सोलेनोइड के बाहर की तरफ है, और हम जानते हैं कि सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 होता है। इसकी वजह से इसे लिखा जाएगा इंटीग्रेशन आर टू एस 0 डॉट डी एल, जो कि 0 बन जाएगा। इसी तरीके से लूप के एस पी पोर्शन के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, इसलिए हम लिखेंगे इंटीग्रेशन एस टू पी बी डी एल कॉस 90 डिग्री। हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये वाली जो टर्म है इंटीग्रेशन क्यू टू आर, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। आर से एस वाले पोर्शन के लिए भी 0 डॉट डी एल की वैल्यू 0 आएगी, और इसी तरीके से cos 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से s से p वाले पोर्शन के लिए इंटीग्रेशन s टू p बी डी एल cos 90 0 आएगा। यानी कि यहाँ पे ये तीनों टर्म्स 0 रहेंगी। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए हम b को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं।
साथ ही जो इंटीग्रेशन ऑफ dl होगा फ्रॉम p टू q, उसको लिखा जा सकता है टोटल लेंथ ऑफ द पोर्शन pq, जो कि l के बराबर है। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dl फ्रॉम p टू q बन जाएगा l। तो यहाँ से इस टर्म को लिखा जा सकता है b इंटू एल। बाकी ये तीनों वैल्यूज जीरो रहेंगी, इसलिए हम इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल फॉर एम्पीरियन लूप पी क्यू आर एस को लिख सकते हैं b इंटू एल। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि एम्पीरियन लूप पी क्यू आर एस के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा वो b इंटू एल के बराबर होगा। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इस एम्पीरियन लूप के अंदर टोटल करंट कितना होगा। यहाँ पे हमने देखा था कि इस एम्पीरियन लूप पी क्यू आर एस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है n इंटू एल, और हर एक टर्न में जो फ्लो होने वाला करंट है वो है I। इसलिए जो एम्पीरियन लूप के अंदर टोटल करंट है उसको लिखा जा सकता है NL इंटू आई। अब अगर हम यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल फॉर एम्पीरियन लूप पी क्यू आर एस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप, जिसे हमने सिग्मा आई से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है फॉर क्लोज लूप पी क्यू आर एस वो निकल के आता है b इंटू एल, और जो यहाँ पे सिग्मा आई है यानी टोटल करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप है वो है NL इंटू आई। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है BL इक्वल्स टू म्यू नॉट NL इंटू आई। यहाँ पे दोनों साइड में जो L है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और सिंप्लीफाई करने से इक्वेशन बन जाती है B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो म्यू नॉट है यानी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। n यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। और अगर सोलेनॉइड में फ्लो होने वाला करंट I भी कांस्टेंट हो तो सोलेनॉइड के अंदर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा। यानी कि हम सोलेनॉइड को यूज़ करके एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो स्मॉल n है उसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनॉइड। अगर सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N हो और सोलेनॉइड की टोटल लेंथ कैपिटल L हो तो स्मॉल n को लिखा जा सकता है कैपिटल N बाई L, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं B इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल N I अपॉन कैपिटल L, जहाँ पे कैपिटल N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड और L का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। यहाँ पे हमको याद रखना है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो सोलेनॉइड की रेडियस या उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। साथ ही सोलेनॉइड के एजेस के ऊपर या इसके किनारों पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो इसके अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी कंपैरिजन में हाफ होती है, यानी इसका फॉर्मूला रहेगा म्यू नॉट NI अपॉन 2। कई बार हमें जो सोलेनॉइड गिवन होती है उसकी जो रेडियस होती है उसकी कंपैरिजन में सोलेनॉइड की लेंथ काफ़ी ज़्यादा नहीं होती। उस कंडीशन में हम उसे फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड कहते हैं। किसी भी फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड के लिए उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा जाता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब यहाँ पे ये अल्फा और बीटा एंगल कौन से हैं? तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस पॉइंट P को जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, अगर इस सोलेनॉइड के दोनों किनारों से ज्वाइन कर दिया जाए तो इन दोनों लाइंस का इस पॉइंट P के ऊपर ड्रॉ की गई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन से जो एंगल्स बनेंगे उन्हें ही हम अल्फा और बीटा कहते हैं। तो इस डायग्राम से अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके हम जब इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो इससे हमें P पॉइंट पे इस सोलेनॉइड की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। किसी भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम राइट हैंड फिंगर्स को किसी भी सोलेनॉइड में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन में घुमाएं तो जो राइट हैंड थंब होगा वो उस सोलेनॉइड की एक्सिस के अलोंग प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। साथ ही अगर हम सोलेनॉइड के अंदर प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड और उसके एक्सिस के अलोंग सेंटर से डिस्टेंस के साथ में एक ग्राफ ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट NI। लेकिन जैसे हम सोलेनॉइड के एजेस के ऊपर पहुंचते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होकर जस्ट हाफ हो जाती है, और जैसे हम सोलेनॉइड से बाहर निकलेंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तेज़ी से डिक्रीज होकर ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। यानी कि जब भी हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना होगा तो हम सोलेनॉइड को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने सोलेनॉइड को डिटेल में स्टडी किया। हमने ये भी स्टडी किया कि सोलेनॉइड की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।
साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।